आज के दिन से आज के वीडियो से आज हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। 1857 की क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जो स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई पहली क्रांति थी। ऐसा कहना था वी डी सावरकर का। वी डी सावरकर कौन थे? 1857 की क्रांति में हुआ क्या था, वो क्रांति हुई किस वजह से थी और ये क्रांति फेल क्यों हो गई थी, ब्रिटिश से कौन कौन सी पॉलिसी आई थी, ग्रीस्ट कार्टिजेस क्या क्या था, रिलीजियस कॉजेस कौन कौन से थे, इकोनॉमिक कॉजेस कौन कौन से थे, ज़मींदार बहुत ज़्यादा ज़मींदार जो थे वो भी परेशान हो गए थे, वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। पहले जान लेते हैं 1857 की क्रांति होती है। की क्रांति ये स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई पहली लड़ाई थी। ठीक ऐसा कहा था वी डी सावरकर का। ऐसा कहना था वी डी सावरकर का। ठीक, अब ये लड़ाई जो थी वो फालतू में तो हुई नहीं होगी। अगर आप कहीं जाएं शांति से बैठे रहें, ऐसा तो नहीं होगा कि आपको कोई तमाचा मार दे आके। अगर वहाँ पे आप कोई आनाकानी करेंगे, कोई बदतमीजी करेंगे, उंगली करेंगे फालतू में, तो खाएंगे तमाचा। खाने का हक है आपका। तो जो ब्रिटिश थे वो ऐसे उंगली कर रहे थे बहुत देर से, उनकी 100 साल हो गए थे, क्योंकि 1757 में प्लास्टिक के युद्ध के बाद वो लोग यहाँ पे राज करना शुरू कर दिए थे। और 1857 में क्या हो गया था यहाँ पे हो गई थी भयंकर मारधाड़। ठीक, इसी मारधाड़ को कहा गया है 1857 की महाक्रांति। क्रांति इसको कहा जाता है, लेकिन इसका जो मतलब ऐसे नॉर्मली कहा जाता है महाक्रांति। बहुत सारी किताब में लिखा है 1857 की महाक्रांति। ठीक, ये हुई इस वजह से थी क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो कुछ ऐसी पॉलिसी ला रहे थे, डोमिनेटिव पॉलिसी। डोमिनेटिव पॉलिसी मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा हावी हो जाना। जो ब्रिटिश थे वो इंडियंस के ऊपर, जो भारतीय थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रहे थे। अगर आपको किसी से काम कराना है, आप उससे कहें काम कर काम, डांटें उसको, गिरा करके बहुत डांटें, ठीक, तो वो काम तो नहीं करने वाला। अगर आप उससे प्यार से कहें बबुआ काम कर दो भैया, तो वो काम कर देगा। इसी तरह जो ब्रिटिश थे वो भारतीयों को कह रहे थे काम कर, नहीं तो सैलरी काट देंगे, मारेंगे, बहुत मारेंगे, वो मारेंगे, बहुत मारेंगे। सैलरी नहीं देते थे कभी कभी। डोमिनेटिव पॉलिसी यानी हावी होने वाली पॉलिसी। जो ब्रिटिश लोग थे उनको ज़्यादा सैलरी मिलती थी, जो भारतीय थे उनको कम सैलरी मिलती थी। ये सही थोड़ा था। अगर आप सेम काम कर रहे हैं तो जो ब्रिटिश को है उसको ज़्यादा सैलरी मिलनी चाहिए और जो इंडियन है उसको कम सैलरी मिलनी चाहिए, तो बहुत गलत बात। ठीक, तो यही डोमिनेटिव पॉलिसी के अंदर आता था। लो डोमिनेटिव पॉलिसी हो गई, गुस्सा आ गई थोड़ी, इंडियन गुस्सा आ गया थोड़ा, और ठीक थोड़ा धीरे धीरे गुस्सा आती है ना, एकदम से थोड़ा ना ऐसे गुस्सा भर जाता है फिर एकदम पकड़ा जाता है, धीरे धीरे गुस्सा आती है। तो गुस्सा आने के पहले से डोमिनेटिव पॉलिसी काफ़ी गुस्सा आना चालू हो गया। अगला था भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन। भेदभाव मतलब कि एक बहुत ज़्यादा ऊपर है, एक बहुत ज़्यादा नीचे है। इस यहाँ पे जो है धर्म के मामले पे, कलर के मामले पे ये होता था। यानी अगर कोई ईसाई धर्म का है तो उसको बहुत ज़्यादा सुख प्रदान किया जाता था। अगर कोई हिंदू मुस्लिम धर्म का है तो उससे कोई मतलब नहीं रखा जाता था। और हिंदू मुस्लिम जो धर्म थे उनको भी फोर्स किया उनके जो धर्म के लोग थे उनको भी बहुत ज़्यादा फोर्स किया जा रहा था कि तुम भी ये धर्म का अपना लो, ये बहुत मस्त धर्म है, यहाँ मस्त पिज्जा बर्गर खाओ, कोई मतलब नहीं। ठीक, सैलरी ज़्यादा मिलेगी, वो सब कहते थे कि ईसाई धर्म को अपना लो। ब्रिटिश लोग हिंदू धर्म के लोगों से और मुसलमान धर्म के लोगों से कहते थे कि तुम ब्रिटिश धर्म यानी ईसाई धर्म अपना लो, वो बहुत मस्त धर्म है। अब लोगों को पता चल गया ये झूठ बोल रहा है। ठीक, लोगों को पता चल गया कि ये फालतू काम बता रहा है, हम लोग के धर्म को भ्रष्ट करने के लिए बोल रहा है। तो लोग और भड़क गए, धीरे धीरे और गुस्सा भर गया। पहले गुस्सा किससे भरा? डोमिनेटिव पॉलिसी से, फिर उसके बाद भेदभाव से। जैसे घड़ा बनता है पानी से, फिर दूध डाल दिया, मिल गया पानी, हो गया सुशील भाई का काम। ठीक, भेदभाव। जो लोग काले होते थे उनको ज़्यादा मान्यता नहीं दी जाती थी, जो लोग गोरे होते थे उनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता था। यानी कि एक बार महात्मा गांधी थे, गए थे अफ्रीका ट्रेन में, उनके बगल में अंग्रेज़ बैठा था। अंग्रेज़ को ये बर्दाश्त नहीं हुआ
कि उनके बगल में कोई काला व्यक्ति बैठे। तो महात्मा गांधी को वहीं पीटर मारिट्सबर्ग में, पीटर मारिट्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका की जगह है, उसमें जो ब्रिटिश था वो 2 अफसर लेके आया। महात्मा गांधी को चलती ट्रेन से फेंक दिया महात्मा गांधी, सामान भी उनका फेंक दिया। सोचो तो महात्मा गांधी के दिन में क्या गुजरी होगी। निर्णय तुरंत ले लिया कि भारत को आज़ाद कराऊंगा और उससे पहले दक्षिण अफ्रीका को इस जुल्म से आज़ाद कराऊंगा। ठीक, पहला डोमिनेटिव पॉलिसी, दूसरा भेदभाव, तीसरा क्या था, ये ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस। ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस भैया बहुत बेकार पॉलिसी लाई गई थी। इसमें जो कारतूस होती थी, ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस में जो बंदूक की गोली होती थी, ये बंदूक की गोली है, देखो ये जो ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस तब आया था जब नई बंदूक की गोलियां एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस की गई थी। पहले दूसरी राइफल चलती थी, बेस करके नाम था उसका, बेस करके नाम था, वो पहले बंदूकें चलती थी, लेकिन अब आई हैं नई बंदूकें, उनका नाम था एनफील्ड राइफल। क्या नाम था? एनफील्ड राइफल। हमारे तो नहीं चलते, एनफील्ड राइफल आई थी। अब इसकी जो बंदूक की गोली होती थी वो जंग से ख़राब ना हो जाए, जंग लगने से ख़राब ना हो जाए इसकी बंदूक की गोली, इसलिए इसके ऊपर कोई लेप चढ़ाना था। देखिए, अगर किसी चीज़ को ख़राब होने से, लोहे की चीज़ को ख़राब से होने से रोकना होता है तो उसके ऊपर कोई चीज़ लपेट दीजिए तो सही हो जाए, उस पर जंग नहीं लगेगी। ठीक, जैसे पेंट लगा दीजिए। अब ब्रिटिश ने क्या किया, जो बंदूक की गोली थी उस पर लेप पता नहीं क्या उससे लगा दिया, गाय और सुअर की चर्बी का, मांस की गाय का सुअर जो चर्बी होती है उसका लेप इन्होंने लगा दिया। हिंदू धर्म के अनुसार जो है वो गाय जो होती है बहुत पवित्र होती है, उसकी पूजा की जाती है, 5 गाँव तक उसकी पूजा की जाती है। अगर कोई गाय मर जाती है तो उसको आरती बिठाया जाता है, इतनी सम्मान होता है गाय का। और यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे तो उसका उल्टा हो रहा था। और सुअर की चर्बी मुसलमान धर्म में अगर मुँह में लग जाए तो उनका धर्म भ्रष्ट होता है, इतना गंदा होता है सुअर उनके हिसाब से। सुअर होता ही गंदा, कहाँ एकदम नाला नाली घूमता रहता है। ठीक, कारतूस जो है उस पर जंग न लग जाए उसके लिए यहाँ पे इसके चारों ओर गाय की और सुअर की चर्बी मिला दिया। ये कुछ पॉइंट है, धीरे धीरे मतलब ये तो बेसिक पॉइंट थे, इस वजह से गुस्सा आना चालू हो गया था। डोमिनेटिव पॉलिसी यानी कि बहुत हावी होने वाली पॉलिसी, भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता था, यानी कि बहुत ज़्यादा, एक आधा ऊपर होता था, एक आधा नीचे होता था। क्लास में अगर ऐसा होगा कि होशियार बच्चे को बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाएगी, उसको कभी मारा ही नहीं जाएगा, और बकलोल को एकदम गिरा के मारा जाएगा, फालतू मारा जाएगा, तो बकलोल जो है वो रिवोल्ट कर देगा, बोलेगा ऐसे कैसे मारा, फीस नहीं देंगे। ठीक, ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस मतलब कि कारतूस जो होती थी, जो कारतूस होती थी बंदूक गोली, उस पर गाय और सुअर की चर्बी का मांस लगा दिया जाता था। सबको पता चल गया, एकदम भयंकर मारधाड़ हो गई। अगर किसी को पता नहीं चलता तो मारधाड़ नहीं होती। मंगल पांडे गए थे कारखाने में, देख लिया उन लोगों ने, मंगल पांडे ने देख लिया कि वहाँ पे क्या हो रहा है। भैया गाय मरी पड़ी, सुअर मरे पड़े। फिर देखा कि बंदूक गोली जो है वो, बंदूक की गोली जो है वो तो सेम लग रही है, निकाले जेब से, दोनों सेम लगी। वो तो ये समझ गए, हम लोग की गोली इससे बनती है। फिर चले गए भाषण देने कि ये इतना खचरा सब है, हम लोग तो ऐसा काम करा रहे हैं, इन लोग के लिए हम क्यों काम करें। मंगल पांडे ने ऐसा कहा, तो लोग भी भड़क गए। ये आगे के टॉपिक में समझे। ठीक, ये तो से कुछ बेसिक पॉइंट हो गए। अब इसके कुछ मेन पॉइंट समझ लेते हैं। कुछ पॉइंट मेन कॉजेस थे जिस वजह से ये बहुत भयंकर 1857 की क्रांति जो थी वो हो गई। कुछ मेन कॉजेस ये थे। जी याद रखने वाली चीज़ है, ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस जो बताया वो भी याद रखने वाली चीज़ है। मेन वर्जन में इकोनॉमिक कॉजेस आ जाता है, पॉलिटिकल कॉजेस आ जाता है। इकोनॉमिक मतलब माल से संबंधित, रुपया पैसा, गाड़ी बंगला से आ जाता है। पॉलिटिकल यानी कि राजतंत्र, यानी कि कुछ
जो पार्टियाँ चलती हैं वो अभी के हिसाब से पॉलिटिकल है, उस हिसाब से जो कंपनी थी जो तब शासन करती थी और जो राजा पहले यहाँ पे भारत में शासन करते थे उसके हिसाब से पॉलिटिकल बहुत था, समझ गया, यानी कंपनी और पहले के शासक। पॉलिटिकल हो गया, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस। सोशल मतलब सामाजिक, रिलीज मतलब धार्मिक, कॉज मतलब कारण जो समाज को खराब करें, रिलीजियस यानी धर्म में घुस जाएं, ऐसे कारण। ब्रिटिश जो थे वो ब्रिटिश थे वो ईसाई धर्म को तो बहुत ज़्यादा मान्यता दे ही रहे थे, लेकिन जो हिंदू धर्म थे, मुसलमान धर्म थे, उनके वो बैन लगा रहे थे। मिलिट्री में जो है, मिलिट्री में अगर कोई टोपी पहन के चला जाता था, मुसलमानों की कोई तिलक लगा के चला जाता था तो उसको बहुत भयंकर पनिशमेंट मिलती थी या उसको निकाल दिया जाता था। ठीक, अगला हो गया मिलिट्री कॉज। मिलिट्री कॉज में जो इंडियन थे उनको नीचे पद पर रखा जाता था, हालांकि 85% उनकी सेना में इंडियन ही थे। जो ब्रिटिश की सेना है उसमें 85% इंडियन थे, बाकी कोई 15% जो थे वो थे गोरे लंगूर। ठीक, 85% होने के बावजूद इनकी सैलरी कम होती थी, इनकी सैलरी ज़्यादा। अगर इनकी सैलरी ज़्यादा रख देंगे तो लूट जाएंगे, कहते जो गोरे लंगूर हैं सब लूट जाएंगे, पहले का रुपया तो यही लिए जा रहे हैं, हम लोग क्या मुहैया छिलने आए हैं। अगला था इमीडिएट कॉस्ट, इसीलिए इन लोग की सैलरी भी कम रखी थी और अपने लोग भी ज़्यादा रखी थी। इमीडिएट कॉज यानी कि तुरंत के तुरंत, जैसे एक बारूद का भरा कमरा रखा हुआ, पूरा कमरा जो है बारूद से भरा हुआ है, जब तक उसमें कोई चिंगारी ना लगे तो वो आग का रूप नहीं लेगी। जैसे ही एक था चिंगारी तुमने लगा दी तो वो आग, पूरा कमरा जल जाएगा। इसी तरह ये पूरा कमरा था, बारूद भरी पहले इकोनॉमिक कॉज, उसके बाद पॉलिटिकल कॉज भर गई और सोशल एंड रिलीजियस का और भर गई, मिलिट्री कॉज में तो भर गई एकदम फाड़ गया गला, जो घड़ा था वो पूरा गुस्से से भर गया। आ गया इमीडिएट कॉज मतलब कि वही गिरिस्ट कार्टिजेस, कारतूस के ऊपर गया असुर की चर्बी, मंगल पांडे ने कर दिया रिवोल्ट, बस अब लोगों को पता चल गया सबको कि क्या हो रहा है। पहले ये बताया इकोनॉमिक कॉज लूटेगा हमको, उसके बाद पॉलिटिकल कॉज हमारा शासन छीनेगा, सोशल कॉज सती प्रथा हटाएगा, हम लोग को बताएगा धर्म क्या होता है। अगला मिलिट्री कॉज, तुम्हारे लिए हम काम करें, तुम हमको सैलरी बना दो। ठीक, इमीडिएट कॉज यानी कि अब भैया तुमने बचने वाले, अब तुमने और बदतमीजी कर दी, घड़ा भर चुका है, एकदम मुंह पूछ दिया पकड़ के ब्रिटिश पे। ये आज की वीडियो में अभी हम लोग इतना ही जान लेते हैं। ठीक, अभी के वीडियो में हम लोग ये जान लेते हैं कि इकोनॉमिक कॉज, पॉलिटिकल कॉज, सोशल और रिलीजियस कॉज और मिलिट्री कॉज क्या थे। हम लोग ने ये भी जान लिया कि डोमिनेटिव पॉलिसी जो मुख्य कारण थे वो भी हम लोग जान लिए। अब अगली वीडियो में जो है हम लोग इकोनॉमिक कॉज, पॉलिटिकल कॉज पढ़ लेंगे और उसके बाद ये भी ख़त्म कर देंगे, कोई टेंशन नहीं लेने का है। ये चैप्टर 3-4 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। ये पहली वीडियो ख़त्म हो चुकी है। जय हिंद।